ये अंबानी लोग या तो खोखले बहुत है या फिर डम बहुत है। सोच के देखो, ऐसा कोई नहीं व्यक्ति होगा जो हजारों करोड़ रुपए अपने बेटे की शादी पे लगा देगा। आदित्य बिरला, अडानी, टाटा, उन्होंने भी ऐसा पैसा नहीं खर्चा और उसका मेरे को रीजन मिल गया क्यों। मैं जब जब जियो को आगे बढ़ते हुए देखता हूँ, मेरे को एक तरफ खुशी भी होती है और एक तरफ डर भी लगता है, क्योंकि ये लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं, ये कल को हमें कंट्रोल करने लगेंगे। आज की डेट में अंबानी के पास मेरा जो डेटा वो मेरी सरकार से ज्यादा है, और इस डेटा को इकट्ठा करने के लिए इन्होंने पता नहीं कितनी कंपनियों की बलि दे दी। और उसको उन सबको समझने के लिए पहले आप अपनी जिंदगी देखो। आप सुबह उठते हो, फेस वॉश करते हो, उसके बाद ब्रश करते हो, और ये सारे के सारे जितने भी आइटम होते हैं सारे के सारे जियो मार्ट पे मिलते हैं। अब मिलते होंगे तो भैया हम क्या करें, जियो मार्ट तो बहुत छोटी सी फ्रेंचाइजी, हम तो कहीं और से लेते हैं, राइट। आज की डेट में बहुत सारे लोगों को ये चीज लगती है कि भैया जियो मार्ट बहुत छोटा है और डी मार्ट बहुत बड़ा है, लेकिन वहीं पर डी मार्ट के 415 स्टोर है और जियो स्मार्ट बाजार के 2500 से भी ज्यादा। और तुम्हें सच बताऊं तो ये वाला जो धंधा इन्होंने बनाया नहीं है, कब्जाया है। तुम्हें याद होगा 2020 या फिर 19 के अंदर एक बिग बाजार के नाम से कंपनी थी जो कि काफी ज्यादा फेमस थी। 2019 के टाइम पे पता है क्या हुआ था, बिग बाजार ने अमेजोन से बहुत बड़े लेवल पे फंडिंग ले ली थी। बिग बाजार को बढ़िया वैल्यूएशन के ऊपर फंडिंग मिल गई थी, लेकिन अमेजोन ने कंडीशन रख दी थी कि भैया अगर आपको कल को और पैसे की जरूरत हो तो पहले हमसे पूछना। अब जो अमेजोन है उसकी स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा क्लियर थी। इंडिया के अंदर जो उसका कॉम्पिटिटर है वो है फ्लिपकार्ट, लेकिन यूएस के अंदर जो उसका कॉम्पिटिटर है वो है वॉकिन मार्ट। अभी वॉलमार्ट क्या करता है, वो ना ऑफलाइन स्टोर्स के ऊपर ऑपरेट करता है जैसे जियो और डीमार्ट वाले करते हैं। और उन्होंने इंडिया के अंदर आके बहुत ज्यादा क्रेजी अमाउंट डाल दिया बिग बाजार के अंदर, लेकिन जैसे ही अमेजोन ने उसके अंदर पैसे डाले थोड़े टाइम बाद ही लॉकडाउन आ गया। और जो बिग बाजार वाले थे ना वो उस टाइम पे बहुत ही बड़े लेवल पे या फिर बहुत ही क्रेजी लेवल पे एक्सपेंड कर रहे थे। वो डेली की एक नया स्टोर खोल दे रहे थे, और जो सारे के सारे स्टोर थे ना सारे के सारे रेंटेड थे। अभी 19 के अंदर लॉकडाउन आया और 20 भी पूरा लगा ही रहा। और अब जो बिग बाजार वाले थे ना उनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, क्योंकि उनके पास जो फंडिंग थी वो भी खत्म होने वाली थी। दूसरी तरफ जो जियो वाले थे उन्होंने उसको खरीदने का ऑफर दे दिया था। उन्होंने बोला कि भैया जो तुम्हारी कंपनी है वो ऑलमोस्ट डूब चुकी है, ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुकी है, फिर भी हम तुम्हें 24,713 करोड़ में पूरा पूरा एक्वायर कर लेंगे। लेकिन शर्त सिर्फ और सिर्फ इतनी है, तुम अमेजोन को ये बात नहीं बताओगे कि हम तुम्हें एक्वायर कर रहे हैं। जब पूरा डील या फिर पूरे पेपर वर्क हो जाएंगे उसके बाद बता देना। बिग बाजार ने ये चीज सोची कि भैया बहुत ज्यादा क्रेज या फिर बहुत ज्यादा अच्छा अमाउंट मिलता है तो इनके साथ हम एक्वायर हो जाते हैं, बाद में बता देंगे। अब जब सारे का सारा पेपर वर्क हो चुका, सारे डील हो चुकी, तो जब ये बात अमेजोन को पता चलती है तो वो बोलता कि भैया मैंने तो बोला तू मेरे से पहले पूछना, तूने मेरे से बिना पूछे डील कैसे कर दी। मेरे को पता है तुम्हें पैसे चाहिए थे, लेकिन तुमने तो मेरे से बात भी नहीं की। तुम बाहर की बाहर एक्वायर हो गए और तुम अब मुझे बता रहे हो, और जो चीज बहुत ज्यादा इलीगल है। अब जो अमेजोन था उसने बिग बाजार के ऊपर ये केस ठोका और ये बात बोली कि ये चीज तो बहुत ज्यादा अनएथिकल है। और फिर ये बिग बाजार वाले अमेजोन के पास गए और ये बात बोली कि भैया अब आप ही पैसे दे दो हमें। और फिर अमेजोन वालों ने ये बात बोली कि कोई बात नहीं भाई, हम पैसे दे देते। लेकिन वहीं पर जब जियो को ये बात पता चलती है तो वो बोलते भाई हमारी बात तो हो चुकी है, तू पैसे क्यों ले रहा है इससे। और वहीं पर जो जियो वाले थे उन्होंने इनके ऊपर केस ठोक दिया। अब दोनों कंपनियों ने बिग बाजार के ऊपर केस ठोका हुआ और ये जो केस है ये चल रहा है कोर्ट के अंदर। और अब जो बिग बाजार उसकी ये हालत हो चुकी है, ना ही तो वो किसी बाहर वाली कंपनी से फंडिंग ले सकता है, ना ही उसके पास कोई पैसा पड़ा है। अब जो उनकी सिचुएशन है वो रेंट भी नहीं भर पा रहे हैं, जो दुकानें थी वो बंद पड़ी, जो सामान है वो भी अंदर बंद पड़ा, और वो सामान पड़ा पड़ा सड़ रहा है फिर खराब हो रहा है, क्योंकि दुकान नहीं खुल रही और रेंट नहीं निकल रहा है। अब जो जियो वाले थे उन्होंने बिग बाजार के ऊपर केस ठोक रखा था, लेकिन जो जियो वाले क्या करते हैं, उन व्यक्तियों के पास जाते हैं जिन्होंने इस प्रॉपर्टी को लीज कर रखा था उनके ऊपर, ये उनको जाके बोलते कि भैया बिग बाजार की जो प्रॉपर्टी है वो मेरे को दे दो, मैं उससे ज्यादा पैसे दे दूंगा, लेकिन ये सारी चीजें मैं लीज पे लूंगा। और ऑलमोस्ट देखा जाए जो बिग बाजार है वो तो वैसे भी बैंकरप्ट होने वाला, उनके पास तो वैसे भी कुछ पैसा नहीं पड़ा, हमारे पास पैसा तो मैं बिजनेस करने दो। और जितने भी उन प्रॉपर्टी के ओनर थे उन्होंने इस सारी प्रॉपर्टी को जियो को दे दिया। और बाद में जब बिग बाजार जियो के पास आई कि भैया अब हमारी सबसे सुलझ चुकी है, अब आप हमें फंडिंग दे दो या फिर आप हमारे साथ काम करो, तो जियो बोलता कि भैया हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। जियो बोलता हमने तो तुम्हारे स्टोर पे ऑलरेडी कब्जा कर ही लिया, हमें ऑलरेडी चाहिए वो था। उस टाइम के हालात कुछ इस तरह के थे ना कि जो बिग बाजार वाले उनको अपनी दुकान के अंदर से सामान खाली करना पड़ रहा था। लेकिन अगर आप इस डिसीजन को प्रैक्टिकली देखोगे ना तो रिलायंस के इस डिसीजन से बहुत सारे पैसे बचे ही है। अभी इन्हीं सारी जो करके इन्होंने ऑफलाइन धंधे को तो पूरा शुरू कर दिया, लेकिन ऑनलाइन धंधा एक शुरू कर नहीं पा रहे थे। और जिस टाइम पे इन्होंने रिलायंस के सारे स्टोर खोले थे ना उसके कुछ टाइम बाद ही ब्लिंकिट आ गया था। जो ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, स्विगी, ये सारे के सारे जितने प्लेटफॉर्म थे ना ये पूरी मार्केट को खराब कर रहे थे। सबके सब बोल रहे थे कि भाई ये जो बिजनेस फैलाएंगे ना बहुत ज्यादा क्रेजी बिजनेस होने वाला है, फिर बहुत पैसे कमाने वाले आने वाले टाइम में, सारी चीजें बोल रहे थे। अब जो जियो वाले है ना उनके सिंपल दो रूल है। रूल नंबर 1, वो किसी भी ऐसे धंधे के अंदर एंट्री ही नहीं करते जहाँ पे जो कैश है वो बर्न हो रहा हो। इस धंधे के अंदर उनको पहले पैसा डालना पड़े या फिर बाद में ये सोचना पड़े कि भैया पैसा तो बना ही नहीं, वो उस धंधे के अंदर पैसा डालते ही नहीं है। और रूल नंबर 2 ये कि वो किसी भी ऐसी मार्केट के अंदर घुसते ही नहीं है जहाँ पर उनको मार्केट बनानी पड़े, बल्कि वो ऐसी मार्केट के अंदर घुसते हैं जहाँ पर ऑलरेडी मार्केट बनी पड़ी है। और जिसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो हमारी रिलायंस 2002 या फिर 3 के आसपास रिलायंस की एक सिम चलती थी ना, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अंबानी
सारी कंपनी को ही ये बात पता थी कि एक सिम को चलाना कैसे है। और उसके बाद उन्होंने 2016 के आसपास एक अपने जियो के ऐसी सिम बनाई और उसके बाद इन्होंने पूरी मार्केट को ही खत्म कर दिया। अब ये ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इतनी सारी कंपनियां इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो रही थी, तो इसके बीच में इनको खेलना ही नहीं था, क्योंकि अब सारे लोगों को ई कॉमर्स के अंदर तारना पड़ेगा, अच्छे प्रोडक्ट देने पड़ेंगे, अच्छे डिस्काउंट देने पड़ेंगे। और इस चीज के अंदर जियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जियो बोलता कि भैया मैं तो मार्केट बनाने के लिए कभी भी पैसा जलाऊंगा ही नहीं। फिर भी उन्होंने क्या किया, ब्लिंकिट और ज़ेप्टो के कॉम्पिटिटर के अंदर 2000 करोड़ रुपए डाले सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए। तुम इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि इनके पास कितना पैसा, सिर्फ और सिर्फ 2000 करोड़ रुपए इसलिए डाल दे क्योंकि उन्हें टेस्टिंग करनी थी। अब जो टेस्टिंग करनी जरूरी थी वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए जरूरी थी कि मार्केट को समझा जा सके जो मार्केट है वो चल कैसा रहा है। क्योंकि जब इन्होंने जियो को इस मार्केट के अंदर लाया था ना, तो उससे पहले भी इनके पास एक सिम कंपनी चलाने का पूरा एक्सपीरियंस था। तो इन्होंने डंजो के अंदर 2000 करोड़ रुपए डाले, 26% की इक्विटी ले ली और उसके राइट भी ले लिए। अब जो वोटिंग राइट होते हैं उनके अंदर होता है वीटो पावर, लेकिन ये जो वीटो पावर होती है उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा फकअप हुए थे। इन्होंने डंजो को बोल दिया कि भाई जितना हो सके उतना ज्यादा मार्केट के अंदर इस पैसे को फैलाओ, अपनी मार्केट बनाओ, अगर और पैसे की जरूरत पड़े तो आगे चल के बता देना। इन्होंने बहुत सारे कस्टमर को एक्वायर किया, उसके बाद उनको अच्छे प्रोडक्ट दिए, पूरी टेक टीम बैठाई, बहुत सारी टेस्टिंग की, और जो सारी चीजें रिलायंस वालों ने अच्छी तरह से बैठ के सीखी कि हाँ एक्चुअली मार्केट काम कैसे करती है। और ये सारी चीजें करते हुए डंजो के पास पैसे ही खत्म हो गए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा क्रेजी लेवल पे एक्सपेंड कर रहे थे, डेली अपने नए स्टोर खोल रहे थे। और उन्होंने रिलायंस के पास जाके ये बात बोली कि भैया हमारे पैसे खत्म हो चुके हैं, आप हमें और ज्यादा फंड करोगे क्या। और रिलायंस ने ये बात सीधी बोल दी कि भैया हमें तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, वरना हम आपको पैसे फंड करेंगे ही नहीं। और जिस टाइम पे पूरी कॉन्वर्सेशन चल रही थी ना, उस टाइम पे 2023 या फिर 24 के आसपास की बात है, उस टाइम पे थोड़ी सी ई कॉमर्स की ग्रोथ हुई तो थी, लेकिन वो सारी चीजें रुक चुकी थी। जोमेटो ने ब्लिंकिट को खरीद लिया था और जितने भी लोग थे वो सारे जोमेटो को गाली बक रहे थे। उन्होंने बोला कि भाई ब्लिंकिट को खरीदना ज़ेप्टो की सबसे ज्यादा गंदी हरकत है। किसी को भी नहीं लग रहा था कि भाई एक ऐसा बिजनेस जो ई कॉमर्स के अंदर उतर चुका है और वो किसी को भी पैसा कमा के देगा, तो इसलिए सबको खराब ही बिजनेस लग रहा था। लेकिन जो डंजो था उनके पास अच्छी टेस्टिंग भी थी, एक अच्छी टीम भी थी, और उनका जो क्रेजी अमाउंट था वो भी उनके पास था। तो वो उसी चीज को लेके मार्केट के अंदर उतर गए कि भैया हमें फंड दे दो। लेकिन जो मार्केट थी उन्होंने उनको एक ऑफर दिया जो कि नॉर्मल मार्केट से बहुत ज्यादा कम था, और जो इनको कम ऑफर दिया गया ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया गया क्योंकि ये डाउन राउंड था। और अब ये जो डाउन राउंड हो रहा था ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि जो पूरी मार्केट थी उसके सेंटीमेंट ही हिले हुए थे, जहाँ पर किसी को भी फेक ई कॉमर्स के ऊपर कोई विश्वास ही नहीं था। सबके सब इस चीज के ऊपर टिके हुए थे कि भैया देखते हैं मार्केट चलेगी या फिर नहीं चलेगी। और जब ये सारी सिचुएशन क्रिएट होती है ना, तो सबको डाउन राउंड मिल रहे होते हैं। और वहीं पर जो डंजो था उनने बोला कि भैया कोई बात नहीं, पैसे तो मिल नहीं रहे, कोई बात नहीं, डाउन राउंड भी चलेगा क्योंकि कंपनी चलानी है। डंजो ने इस चीज के लिए हाँ किया, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ रिलायंस आगे बोलता कि भैया आपने तो हमसे पूछा ही नहीं। वहीं पर जो डंजो था उसने बोला कि भैया हमने पहले आपसे ही पूछा था पैसे के लिए, लेकिन आपने मना कर दिया, और हम आपको अभी भी मना नहीं कर रहे, अगर आपको अभी भी पैसे देना तो आप दे दो, आप भी डाउन राउंड के ऊपर आ जाओ। और वहीं पर जो रिलायंस था वो बोलता कि भैया मेरे को तो आपको पैसे देने ही नहीं है, मैं आपको पैसे दूंगा ही नहीं। तो डंजो बोलता कि भैया आपको एक्चुअल पूछना क्या है। तो वहीं पर जो रिलायंस था उसने बोला कि भैया आपने हमसे ये चीज तो पूछी ही नहीं कि हम इस वैल्यूएशन के ऊपर पैसे ले सकते हैं फिर नहीं। वहीं पर जो डंजो था वो बोलता कि भैया मेरी कंपनी में आपसे पूछूं ही क्यों। फिर जो रिलायंस था उसने एक चीज को याद दिलाया कि भैया हमारे पास वीटो राइट है, हम आपको कम वैल्यूएशन के ऊपर पैसे लेने ही नहीं देंगे, और ये हमारी मर्जी है। अगर आपकी कंपनी खत्म हो रही है तो आप रातों रात खत्म हो जाओ, हमें आपसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। और वो अभी सेम ऐसा डंजो कहीं पर अच्छी इक्विटी मिली नहीं या फिर अच्छी फंडिंग मिली नहीं, और जो रिलायंस था उसने लेने नहीं दी, और ये पूरी कंपनी खत्म हो गई रातों रात। और उसके बाद होना क्या था, उन्होंने उसकी पूरी टीम को उठाया और अपने जियो मार्ट के अंदर लाके पटक दिया, और उनकी जो जियो मार्ट है वो आज के टाइम में काफी अच्छी चल रही है। और डंजो को इस चीज के लिए बर्बाद होते हुए देख के उन्होंने एक चीज और समझी कि लोगों को कन्वीनियंस देना महंगा बहुत पड़ता है।